तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, तुम आ गए हो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अपना जो पहला टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सर्किट तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने जाएं, इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसको डिफाइन करने का सबसे बढ़िया और सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे बढ़िया इसका डेफिनेशन होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, छोटी सी डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? देखो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहां पर चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हाउ मच इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी चीज को अगर हम दूसरे डेफिनेशन में लिखना चाहें, ये छोटी सी डेफिनेशन थी, परफेक्ट। ठीक, लेकिन इसी डेफिनेशन को अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो वो होगा अमाउंट ऑफ चार्ज, और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the conductor in a unit interval of time। यूनिट इंटरवल टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इस डेफिनेशन को अगर हम फॉर्मुलाइज करना चाहें तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई लेटर से। आई लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम फॉर्मुलाइज करना चाहें अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? आई विल बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मान लिया क्यू चार्ज फ्लो किया, क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो किया, क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो किया इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया बेटा इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखो जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब्स। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब्स और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट बनेगी वो कूलम्ब पर सेकंड बनेगी, या इसी चीज को हम कहते हैं एम्पियर्स। ठीक, एम्पियर्स, एम्पियर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। आगे बात समझ में? तो देखो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है क्या? इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो करेंगे। तो इसका मतलब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है वो है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए यूनिट टाइम इंटरवल में, यही तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज क्यू है, क्या उसकी जगह पे हम एन इंटू ई अपॉन टी लिख सकते हैं क्या? ये भी तो एक इलेक्ट्रिक करंट का ही फॉर्मूला बन गया, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो रिप्रेजेंट हो रहा है ई से, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इंटू ई, मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए एक सेकंड में, तो इसका मतलब है 10 इंटू ई विल बी द टोटल चार्ज, फ्लोइंग इन 1 सेकंड। ठीक, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा?
एक इलेक्ट्रॉन पर, वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अगर मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक सेकंड में, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक सेकंड में, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो किया? 10 इंटू दिस मच, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1। यही तो इलेक्ट्रिक करंट होगी। इलेक्ट्रिक करंट था क्या? Q बाई टी, और Q क्या था? टोटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो 10 इंटू दिस, ये टोटल चार्ज होगा अपॉन टाइम 1 सेकंड, वही तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आती है। तो ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम लोग करने जा रहे हैं सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं है बेटा, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट का रिप्रेजेंटेशन मैं बता दे रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी जान लो, टॉपिक है तो जान लो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्किट के बारे में कि सर्किट क्या होता है। तो देखो एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक, ये है, मान लिया ये एक बल्ब है। क्या है ये? बल्ब। तो बल्ब क्या काम करेगा बेटा? रेजिस्टेंस का, लोड का, ठीक। और इसमें यहां पे मैंने लगा दी एक बैटरी, यहां पे मैंने एक लगा दी की, और यहां पर लगा दिया मैंने एक एमीटर। ये जो डायग्राम है ये हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि हायर से लोअर ही क्यों फ्लो करता है। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? बैटरी, ये की है, और ये क्या है? एमीटर। एमीटर, ठीक। एमीटर क्या काम करता है बेटा? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? मेजर करता है। और ध्यान रखना एक चीज, क्या कि जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। अभी सीरीज और पैरेलल नहीं पता होगा, अभी सिंपली ये जान लो कि एमीटर हमेशा सर्किट के साथ लगा होता है। जैसे जैसे सर्किट का वायर चल रहा है वैसे वैसे एमीटर लगा होता है, और ये कनेक्टेड किसमें होता है? सीरीज में। अभी ये वर्ड लिख लो, अभी हम लोग सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे तो तुम्हें सीरीज और पैरेलल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी फिलहाल सिर्फ इतना जानो कि जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्या है ये? एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एक डिवाइस और होती है, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। वो किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को, ठीक है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जस्ट अगला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे तो हम लोग वोल्ट मीटर भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं तो इसलिए जानो कि एमीटर डिवाइस which measures electric current always connected in series with the circuit, ठीक है। तो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए पहले तो ये समझो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी सर्किट बनाया था ना, ये हमारा क्या था? बल्ब था, ये बैटरी लगी हुई थी, ये की थी, और ये एमीटर था, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव, यहां पर करंट फ्लो कर रही थी। तो एक चीज ये बताओ, ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है, ये करंट क्लोज सर्किट में, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो करती है, ओपन सर्किट में कभी भी फ्लो नहीं करेगी। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो करेगी। अगर सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ है, ओपन है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो क्वेश्चन ये था कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या अपने आप फ्लो कर रही है क्या? इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, क्यों ये करंट फ्लो कर रही है इसमें? तो इसका जवाब मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है, कि ये जो करंट फ्लो कर रही है वो क्यों फ्लो कर रही है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द बैटरी। इस बैटरी में बेटा ये एक प्लस टर्मिनल है और ये एक माइनस टर्मिनल है। इसका मतलब क्या है? जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल है और जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो इसका कारण होता है, कॉज होता है किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए। आप समझो, जैसे पानी है, वाटरफॉल जो फाउंटेन होता है, झरना जो होता है, वो तुमने देखा होगा ना, झरने का जो पानी है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कभी ऐसा देखा है क्या कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो? कभी नहीं देखा ना। तो पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है।
तो उसी तरीके से जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से निकल के ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए लोअर पोटेंशियल तक करंट आ जाती है। अब ये होता क्यों है समझो। जैसे पानी है, जो वाटर टैंक ऊपर तुम्हारे घर के छत के ऊपर एक पानी की टंकी रखी होगी, उस पानी की टंकी में अगर तुम पाइप कनेक्ट कर दो तो जो पानी है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो नीचे वाला एंड होगा वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक, वो इस सर्किट में फ्लो नहीं होती, उसको एक पुश, एक प्रेशर, एक फोर्स मिलता है। उस प्रेशर की वजह से ये करंट इसके अंदर फ्लो करने लगती है। वो प्रेशर देता कौन है? वो प्रेशर देता है इस बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हो। पोटेंशियल डिफरेंस भी आप इसी को कहते हो, और इसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो करंट फ्लो कर रही है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो कर रहे हैं। फ्लो कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने वाला जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग तो समझ में आ गया, इसकी फील समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। लेकिन सर एग्जाम में लिखेंगे क्या? एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आ गया तो उसको लिखेंगे कैसे? ये जो आपने बताया वो लिखेंगे क्या? नहीं, ये तो सर समझाने के लिए था, ये तो फील कराने के लिए था, लिखेंगे क्या? तो इसकी जो डेफिनेशन है समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी जो डेफिनेशन एग्जाम में लिखोगे वो लिखोगे द अमाउंट ऑफ वर्क done to move a unit charge from one point to another is called electric potential। ठीक, ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखोगे। डेफिनेशन ये है, लेकिन ये सारा सब कुछ जो कहानी थी वो सिर्फ फील करने के लिए था। खाली यार लिखना, रटना ही थोड़ी है, रटना ही नहीं है। रटने के साथ साथ हमको समझ में भी तो आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, ये आपको 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, और 11th 12th में तो इसका बहुत बड़ा फॉर्म आपको मिलेगा। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत कुछ आ जाएगा। मतलब ये समझ लो कि अभी तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आप 5% पढ़ रहे हो, 95% आपको 11th 12th में पढ़ना है, बल्कि 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रटो नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझो भी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ये तो डेफिनेशन हो गई ना, फॉर्मुलाइज कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा V इक्वल्स टू क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स, वोल्ट, और इसको स्मॉल v से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला टॉपिक है बेटा, थर्ड टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी में। थ्रू आउट द कैरियर, आप 10th पढ़ोगे, 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ओम्स लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। है क्या ओम्स लॉ?
कि एक साइंटिस्ट थे ओम्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और I के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट I और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो उन्होंने पाया कि ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो ग्राफ आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक। तो उन्होंने इसको फॉर्मुलाइज क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के और हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाना चाहें, ठीक, तो कैपिटल V विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो बेटा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो हमने एक कांस्टेंट मान लिया R, यहां पे R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेटा ये रेजिस्टेंस जाना जरूर जाता है लेकिन एक्चुअल रेजिस्टेंस ये होता नहीं है। रेजिस्टेंस अभी इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक फॉर्मूला यहां से ओम्स लॉ के हिसाब से एक फॉर्मूला हमारा बना V इक्वल्स टू R इंटू आई, एक फॉर्मूला ये बना। अब इसी में अगर R को हम इधर डिवाइड में कर दें तो I इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। अब R के साथ I मल्टीप्लाई है, अगर I को इधर डिवाइड में कर दें तो V अपॉन आई इक्वल्स टू R हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ये भी तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये R इक्वल्स टू V अपॉन आई बना, I इक्वल्स टू V बाई आर बना, V इक्वल्स टू R बाई आई बना, ये तीन फॉर्मूले बने और ये तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं। अब ध्यान रखना कि ये जो R इक्वल्स टू V अपॉन आई है ये रेजिस्टेंस नहीं है बेटा। अगर रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला पूछे तुमसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ रेजिस्टेंस, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई मत बोलना, गलत है, गलत है दद्दा। R इक्वल्स टू V बाई आई गलत है, गलत है, ये गलत है बेटा। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। इट इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। L होता है लेंथ, A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया और रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अभी हम लोग जस्ट इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये बैठा ना कि R इक्वल्स टू V बाई आई is the just relation between potential, current and resistance. It is not the formula of resistance. ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज अगर तुम्हें समझ में आती है तो ओम्स लॉ तुम्हें समझ में आ गया। ओम्स लॉ है क्या? अगर इसको हम स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? whenever we plot a graph between electric potential and electric current, we obtain a straight line. This straight line shows that electric potential is directly proportional to electric current. यहां तक लिखा, उसके बाद ये सारा डेरिवेशन कर दिया, ये तुम्हारा ओम्स लॉ, ठीक है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये तीनों फॉर्म जो रिलेशंस आए हैं, ये तीनों जो फॉर्मूले आए हैं, ये तीनों फॉर्मूले थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स धड़ल्ले से यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तुम्हारा ओम्स लॉ टॉपिक है अपना, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो बेटा अभी जो ओम्स लॉ में हम लोगों ने तीन रिलेशंस निकाले थे, उन तीन रिलेशंस को जब हम लोगों ने अप्लाई किया प्रैक्टिकली, किसी कंडक्टर के लेंथ को आधा करके, डबल करके, क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा करके, डबल करके, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों ने बोले तो साइंटिस्ट ने, ठीक, तो उन्होंने पाया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ए क्या है? ए है यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है?
ठीक, एल क्या है, लेंथ। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, समझो यार, जो कंडक्टर है, जो कॉपर का वायर है, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा ये कॉपर का वायर, ठीक, लंबा ही तो होगा ना। तो इसकी ये जो विड्थ होगी, ये इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये और ये। कॉपर का वायर मोटा और पतला हो सकता है, तो ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये है तुम्हारी लेंथ इस वायर की, ठीक है, इस वायर की ये लेंथ है। तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक। तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने मिलाया तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A आ गया, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो R इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लिया वो कांस्टेंट क्या है, रो, L बाई A। ये क्या है बेटा, रो, P नहीं है, ध्यान रखना, ये P नहीं है बेटा, ये रो है, ठीक है। तो ये बना तुम्हारा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये फॉर्मूला बना तुम्हारा रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम्स। ओम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सिंबल है ओम का। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। यहां पे रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोले तो ये वायर क्या जरूरी है कि कॉपर का ही हो, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कंडक्टर होना चाहिए ना। कंडक्टर, जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं और जितने भी एलॉयज हैं वो सबके सब क्या है, कंडक्टर। तो आयरन भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, जितने भी मेटल्स हैं वो सब हो सकते हैं। तो अगर मटेरियल बदला, मतलब कॉपर की जगह एल्यूमिनियम हुआ, एल्यूमिनियम की जगह आयरन हुआ, अगर मटेरियल बदला तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, और अगर रेजिस्टिविटी बदली तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ पर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और उसकी रेजिस्टिविटी पर, इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो ये है फॉर्मूला बेटा रेजिस्टेंस का, ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नहीं था, वो रिलेशन था बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, तो तुम ये बताओगे ना कि वो, ठीक है। एग्जाम में अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने को आता है तो ये बताओगे, वो नहीं, वो रिलेशन था, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स कंप्लीट होता है इन तीन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या है इसका, कि अभी तक के जितने भी सर्किट थे वो सिंपल थे, एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, बल्ब, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में इतने सिंपल सर्किट होते नहीं है, ठीक है। जैसे अपने घर में ही कई सारे अप्लायंसेस, पंखा, टीवी, लाइट, बल्ब, गीजर, फ्रिज, कंप्यूटर, कई सारी चीजें, कई सारे रेजिस्टेंसेस एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें कई सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। तो उस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, कोई एक सिस्टम है जिसमें कई सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, उसका टोटल इक्विवेलेंट, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं बेटा। देखो, एक, या तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा सीरीज में, रेजिस्टेंस इन सीरीज, या तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा या तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा।
तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो चलो पहला अपना टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। फिफ्थ पॉइंट का ये सब टॉपिक है, तो फिफ्थ का ए पॉइंट डाल देते हैं इसको, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या है। पहले एक सर्किट बनाते हैं सीरीज कनेक्टेड के लिए। मान लिया ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। ये कनेक्टेड है इन अ सर्किट, और यस इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बैटरी की पोटेंशियल क्या है बेटा, V, कैपिटल V। ठीक, और यहां एक एमीटर लगा हुआ है A। यही तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस जो है वो ऐड हो गए। तो अब इस सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमें कैसे पता कि सर ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है? तो उसको चेक करने का एक तरीका है, बेस्ट तरीका है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट आई निकली, ठीक है, और देखो इस करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यहां पे भी आई करंट आएगी, यहां पे भी आई करंट आएगी और यहां पे भी आई करंट आएगी। आई करंट होते हुए एमीटर में भी आई करंट आएगी और ये नेगेटिव टर्मिनल पे आएगी। इसका मतलब क्या है कि R1, R2 और R3 तीनों ही रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो कर रही है। आई यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो कर रही है। तो बेटा सीरीज सर्किट में पहला पॉइंट लिखो क्या, कि सेम करंट, सेम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ठीक है, एग्जाम में भी ये लिख के आओगे। सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, एक चीज, ठीक है। उसके बाद बेटा ये R1 है ना, तो इस R1 के क्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वो कोई एक V1 वोल्टेज मेजर करेगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है, ठीक है। वोल्ट मीटर V1 यहां रीड करेगा, यहां हमने कोई एक वोल्ट मीटर लगा दिया तो वो V2 रीड करेगा, यहां हमने कोई एक V वोल्टेज लगा दिया तो वो V3 करेगा। तो बेटा अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करें तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सर्किट में तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट इज V1, V2 एंड V3, ठीक है। लेकिन ये जो V1, V2, V3 है, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो क्या वो टोटल वोल्टेज V के बराबर ही तो होगा? भाई इसके अंदर पोटेंशियल आया कहां से, इसके अंदर पोटेंशियल आया कहां से, इसके अंदर पोटेंशियल आया कहां से? पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, EMF कहां से आया इसके अंदर? ये जो बैटरी थी, इस बैटरी की वजह से ही तो कुछ पोटेंशियल इसके अंदर आ गया, कुछ पोटेंशियल इसके अंदर आ गया, कुछ पोटेंशियल इसके अंदर आ गया। तो अगर इन सारे पोटेंशियल को हम ऐड कर दें तो क्या ये टोटल पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा? भाई एक लौता सोर्स बैटरी ही तो है जो इस पूरे सर्किट को पोटेंशियल देने के काबिल है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड पॉइंट क्या हम कहेंगे कि वोल्टेज विल डिवाइड इन सीरीज कनेक्शन। बेटा पहला पॉइंट क्या था कि सीरीज कनेक्शन में सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या है कि वोल्टेज विल डिवाइड इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो वोल्टेज विल डिवाइड मतलब V1, V2, V3, ये टोटल वोल्टेज जो V था वो डिवाइड हो गया V1, V2, V3 में। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। भाई जो वोल्टेज डिवाइड हुआ अगर उसको हम ऐड करते तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर ही तो होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, इस पॉइंट को नोट कर लो जरा, ये पॉइंट नोट हो गया। अब चलो जरा थोड़ा बोर्ड पे जगह बना लिया जाए डेरिवेशन करने के लिए। इसको मैंने कर दिया रब। अब समझो, अब समझो, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट होगा। मतलब इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है। ये हमने क्या कर लिया, लेट, ये हमने क्या किया है, लेट किया है कि RE इज द इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हमने लेट किया है, आर इक्विवेलेंट, ई फॉर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है, इस आर ई को ही निकालना, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा वो निकालना। तो देखो, अगर टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का आर ई है और टोटल वोल्टेज वी है और इस सर्किट के लिए टोटल करंट आई है, तो बेटा ओम्स लॉ में हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, डिराइव किया था। तो इस रिलेशन से ये टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो टोटल वोल्टेज कैपिटल V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। बोलो, ये किसके लिए है, ये बैटरी के लिए, टोटल, ये टोटल वोल्टेज है इस पूरे सर्किट का, टोटल वोल्टेज। आगे बात समझ में? अच्छा, इस रेजिस्टेंस R1 में जो V1 ड्रॉप आ रहा था, वोल्टेज का जो ड्रॉप आ रहा था, वो V1 क्या होगा? अगर हम V1 की बात करें तो V1 क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रही है वो I है और रेजिस्टेंस क्या है, R1। तो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2 और V3 क्या होगा, I इंटू R3 होगा। अब देखो, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था कि जो कैपिटल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। टोटल वोल्टेज जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो V है, कैपिटल V, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू पुट करो, I इंटू R1 प्लस V2 की वैल्यू पुट करो, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब देखो, I तीनों में से I अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे I इंटू आर इक्विवेलेंट। इस I से ये I कट गया तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आ रही है? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया किसके लिए, फॉर सीरीज सर्किट के लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें देखने में क्या समझ में आ रहा है कि सीरीज सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस, मान लिया ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है, तो 2 2 4 तो 6 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का होगा वो सीरीज में बढ़ जाता है। सीरीज सर्किट में नेट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, और सीरीज सर्किट क्या होती है बेटा, सीरीज सर्किट जो होता है वो सबसे बकवास सर्किट होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लोड। मान लिया कि ये बल्ब है, अब ये बल्ब मान लिया फ्यूज हो गया, मतलब यहां से सर्किट ब्रेक हो गया। मान लिया, सपोज कर लिया कि यहां से सर्किट ब्रेक हो गया, तो अब करंट जब यहां पे आएगी तो आगे रास्ते ही नहीं ना, करंट हमेशा फ्लो करती है किसमें, क्लोज सर्किट में। इसका मतलब यह है कि करंट आगे यहीं पे रुक जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। फ्यूज हुआ बल्ब R1, लेकिन वर्क कौन कौन नहीं करेगा, R1 तो फ्यूज हो गया, वर्क नहीं करेगा, R2 भी वर्क नहीं करेगा, R3 भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि R2 और R3 के पास अब करंट पहुंच ही नहीं रही है। R2 और R3 के पास अब करंट पहुंचना, यार यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, टूट गया ना, ये बल्ब तो फ्यूज हो गया था, ये सर्किट जब ब्रेक हुआ तो करंट आके यहीं पे रुक गई, आगे बढ़ी नहीं। जब करंट बढ़ी नहीं तो इसको करंट मिली ही नहीं, करंट मिली नहीं तो ये बल्ब जलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपका कोई एक अप्लायंसेस खराब हुआ, कोई एक रेजिस्टेंस खराब हो गया, तो बचे हुए जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक, तो प्रैक्टिकल कंडीशन में तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारे घर का, मान लो अगर ये कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो तुम्हारे घर के सारे सर्किट बंद हो जाए, मतलब फ्रिज भी बंद हो जाए, कंप्यूटर भी बंद हो जाए, पंखा भी बंद हो जाए, टीवी भी बंद हो जाए, लैपटॉप भी बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, अगर केवल एक बल्ब फ्यूज हो गया तो। क्योंकि बल्ब भी तो एक रेजिस्टेंस है, तो अगर बल्ब का सर्किट ब्रेक हुआ तो फ्रिज, टीवी, एलईडी वगैरह सब बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं चाहते ना यार, अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ है तो बल्ब ना चले, बाकी सारी चीजें तो चले ना। तो इसीलिए जो होम अप्लायंसेस होते हैं, जो हमारे घर का सर्किट होता है, वो हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है, सीरीज कनेक्टेड नहीं होता। तो सीरीज सर्किट का अगर ड्रॉबैक लिखने को आ जाए एग्जाम में, अगर ड्रॉबैक लिखने को आ जाए तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, चलो ये तो हो गया, चलो इसके ड्रॉबैक्स भी लिखवा ही देता हूँ यार, क्या पता एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है, तो लिख लो जरा उसकी ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिट्स या ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ सीरीज सर्किट, ड्रॉबैक ऑफ सीरीज सर्किट। बेटा CKT सर्किट का शॉर्ट फॉर्म होता है, CKT सर्किट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ सीरीज सर्किट में क्या है, पहला कि नेट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। पहला ड्रॉबैक तो यह है कि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ईच रेजिस्टेंस will get equal current। इसका क्या मतलब है सर, ये ड्रॉबैक कैसे समझो,
मान लो सपोज करो कि तुम्हारे घर के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, और 5 एम्पियर की करंट सारे रेजिस्टेंसेस में जा रही है। घरों में नॉर्मली 5 एम्पियर की करंट आती है, ठीक है, 220 वोल्ट होता है वोल्टेज और 5 एम्पियर की करंट आती है। तो 5 एम्पियर की करंट अगर तुम्हारे फ्रिज में भी जा रही है, गीजर में भी जा रही है, एसी में भी जा रही है, पंखे में भी जा रही है, बल्ब में भी जा रही है, टीवी में भी जा रही है, मोबाइल चार्जर में भी जा रही है, सब जगह 5 एम्पियर की करंट जा रही है, तो कोई भी इक्विपमेंट क्या प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा? यार एसी हैवी लोड होता है ना, उसको ज्यादा करंट चाहिए वर्क करने के लिए। गीजर हैवी लोड है, उसको ज्यादा करंट चाहिए वर्क करने के लिए। मोबाइल का चार्जर चुन्नू सा लोड है, चुन्नू सा लोड है ना, तो उसको छोटी सी करंट चाहिए काम करने के लिए। तो यार अगर 5 एम्पियर की करंट सब में जा रही है तो एसी प्रॉपर वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो यार 15 से 20 एम्पियर की करंट चाहिए, हैवी लोड है, मिल रहा है उसको 5 एम्पियर। तो अगर ईच रेजिस्टेंस विल गेट इक्वल करंट, तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस कम है वो तो वर्क करेंगे कायदे से, लेकिन जो हैवी लोड है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक। और तीसरा ड्रॉबैक जो अभी मैंने बताया कि इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस will get burned, then each resistance will stop working, ठीक। आगे बात समझ में? तो इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस विल गेट बर्न देन ईच रेजिस्टेंस विल स्टॉप वर्किंग। एक कोई रेजिस्टेंस अगर जल गया, बर्न हो गया, तो बाकी के रेजिस्टेंसेस भी वर्क करना बंद कर देंगे। ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं अगर एक रेजिस्टेंस बंद हो गया तो बाकी के रेजिस्टेंस तो काम करें, बाकी के लोड तो काम करें, ठीक है। तो सीरीज सर्किट के ड्रॉबैक्स भी बता दिए मैंने, सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी बता दिया, और सीरीज सर्किट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अगर सेम करंट फ्लो कर रही है तभी वो सीरीज सर्किट होगा, अदरवाइज वो पैरेलल होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करके देख लेना। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सीरीज सर्किट का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल सर्किट कैसे बनेगा, देखो ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, ये मान लिया R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी को, यहां की लग गई, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका पोटेंशियल V है, और यहां पे एमीटर लग गया A, और ये लग गया हमारा सर्किट को क्लोज करने का वायर, ठीक। अब पॉजिटिव टर्मिनल से अगर I करंट निकली तो I करंट यहां आएगी, इसको 3 रास्ते मिल गए, 1, 2 और 3। तो यहां पे मान लिया I1 करंट चली गई, यहां पे I2 और यहां पे I3 मान लिया, ठीक। तो पैरेलल सर्किट पहचानेंगे कैसे? ऐसा सर्किट जिसमें करंट डिवाइड हो रही है। सीरीज में क्या हो रहा था, सेम करंट सारे में जा रही थी, सारे रेजिस्टेंसेस में सेम करंट I जा रही थी तीनों में, यहां पे I1 I2 I3 जा रहा। तो ऐसे सर्किट जिनमें करंट डिवाइड हो रही है वो पैरेलल सर्किट होते हैं। बेटा इतना आसान नहीं है, ये मत सोचना कि सर ऐसे सीढ़ी की तरह लगा होगा तो पैरेलल हो गया, और ऐसे लग गया रस्सी की तरह तो सर वो सीरीज हो गया। हलवा नहीं है, ये तो पढ़ाने के लिए तुम्हें रस्सी की तरह और सीढ़ी की तरह दिखाया जा रहा है। प्रैक्टिकल सर्किट जब तुमको मिलेगा एग्जाम में 10th में, या हो सकता है 11th 12th में जब तुम करोगे, तो इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको देख के पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो ये लॉजिक जरूर याद रखना कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होती है और सीरीज सर्किट में सेम करंट फ्लो करती है। ये 11th 12th मतलब जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। ये कंसेप्ट ऐसा है कि जेई नीट के क्वेश्चंस भी तुम इसी कंसेप्ट से पहचान जाओगे कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो ये जरूर ध्यान रखना कि डिवाइड हो रही है और उसमें सेम होता है, देख के नहीं पहचान पाओगे, ये हलवा है इसलिए पहचान जा रहे हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मत बनाना कि सीढ़ी की तरह है तो सर पैरेलल हो जाएगा और रस्सी की तरह है तो सीरीज होगा, ना ना ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करंट क्या होगी भाई, करंट विल डिवाइड। वहां पे क्या हो रहा था, करंट सेम थी, यहां करंट डिवाइड हो रही है, वहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहां वोल्टेज सेम होगा। सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। वहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, V1 V2 V3 आ रहा था, यहां पे करंट डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3 आ रही है। वहां करंट सेम थी, यहां करंट डिवाइड हो रही है, वहां वोल्टेज सेम था, यहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहां वोल्टेज सेम। तो सीरीज का जस्ट उल्टा होता है, उसमें करंट सेम थी, पैरेलल में करंट डिवाइड हो रही है, उसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, पैरेलल में करंट वोल्टेज सेम है। मतलब इसके अक्रॉस भी अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वो V नापेगा, इसके अक्रॉस भी अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वो V वोल्टेज ही नापेगा, इसके अक्रॉस भी अगर हम V वोल्ट मीटर लगाएं तो वो V वोल्ट ही नापेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी का वोल्टेज V है, तो V V V V सब में V, टोटल सर्किट में V वोल्टेज ही होगा, सेम वोल्टेज ही होगा, ठीक है।
इसको मग लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो अब देखो इस सर्किट से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं क्या, कि जो टोटल करंट आई है वो क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। जैसे वहां पे टोटल वोल्टेज हमने निकाला था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, उसी तरीके से यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। तो चलो अब इतना नोट करने के बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक चीज ये बताओ, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो RE है, R इक्विवेलेंट, जैसे उसमें माने थे, तो लेट हमने क्या कर लिया कि लेट RE इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या माना हमने, R इक्विवेलेंट। तो जो टोटल वोल्टेज है और ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये हो गई टोटल करंट। तो ओम्स लॉ से एक रिलेशन आया था बेटा, I इक्वल्स टू V बाई R, ये रिलेशन भी तो आया था, ठीक है। तो इसी रिलेशन को अगर हम अप्लाई करें तो इस सर्किट की जो टोटल करंट है वो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस बैटरी के लिए टोटल जो वोल्टेज होगा वो V होगा, इस सर्किट के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट होगा, और इस पूरे सर्किट का जो टोटल करंट है वो I है। तो टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। एक तो ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम I1 की बात करें तो I1 क्या होगा, V अपॉन R1। इस वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट जा रही है ना, तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। सिमिलरली I2 क्या होगा, I2 क्या होगा, V अपॉन R2। I3 क्या होगा, V अपॉन R3। बोलो होगा। अब हमने रिलेशन निकाला था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसका मतलब I इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू पुट करो, I की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की जगह पे हमने क्या पुट किया, V अपॉन R1, प्लस I2 की जगह पे हमने पुट किया V अपॉन R2, प्लस I3 की जगह पे हमने पुट किया V अपॉन R3। अब देखो V सब में कॉमन है, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये V और ये V कट गया, यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया किस केस में, पैरेलल के केस में, ठीक है। अच्छा ये कैमरे में दिख रहा है, एक मिनट में देख लूं जरा, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो कुछ जो ड्रॉबैक्स थे सीरीज सर्किट में, वो ड्रॉबैक्स पैरेलल सर्किट में नहीं होते हैं। इसका मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वहां पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा था, मतलब नेट रेजिस्टेंस जो था वो बढ़ जा रहा था, 2 ओम 2 ओम 2 ओम मिलकर 6 ओम हो रहा था। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात कि अगर कोई एक रेजिस्टेंस बर्न हो गया, मान लिया ये रेजिस्टेंस यहाँ से जल गया, टूट गया, ये सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो भाई केवल I1 करंट नहीं जाएगी, लेकिन ये जो I करंट है वो I2 और I3 में तो डिवाइड होगी ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट वर्क नहीं करेगा, बाकी के पार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि करंट बाकी के हिस्से में I2 और I3 में जा रही है, R2 और R3 को करंट मिल रही है, केवल R1 को करंट मिलना बंद हो गया, क्योंकि R1 बर्न हो गया, जल गया, ठीक। तो इसीलिए हमारे जो घर के डोमेस्टिक सर्किट होते हैं वो हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, ताकि अगर कोई एक इक्विपमेंट खराब हो जाए तो बाकी के इक्विपमेंट काम करते रहें। और एक चीज देखो, I1 I2 I3 ये सब के सब अलग होंगे। भाई एसी को अगर 20 एम्पियर की करंट चाहिए तो I3 की वैल्यू 20 एम्पियर होगी। R2 अगर कोई मोबाइल का चार्जर है उसको 2 एम्पियर की करंट चाहिए तो ये 2 एम्पियर होगा। यहाँ पे अगर तुमने गीजर लगा रखा है उसको 15 एम्पियर चाहिए तो 15 एम्पियर, मतलब हर एक करंट की वैल्यू अलग होगी। ये अलग की बात है कि उन सबको अगर हमने जोड़ा तो वो I के इक्वल आएगा, लेकिन इंडिविजुअली सबकी वैल्यू तो अलग होगी ना। आ रही बात समझ में? तो इसलिए पैरेलल सर्किट जो होता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल सर्किट होता है एज कंपेयर टू सीरीज सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तुमने ये देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, वो कुछ टाइम तक अगर तुमने यूज कर लिया, पंखा अगर तुमने 1-2 घंटे चला दिया उसके बाद उसको टच करोगे तो गर्म हो जाएगा, बल्ब तुम 1-2 घंटे चला दो फिर उसको टच करो तो वो गर्म हो जाएगा, टीवी 1-1.5 घंटे चला दो उसके बाद पीछे उसके हाथ लगाओ तो टीवी गर्म हो जाएगी, फ्रिज कंटिन्यूअस चलता है, हाथ लगा के देखो फ्रिज के पीछे, फ्रिज गर्म हो जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये क्यों होता है ये समझते हैं। तो इसके लिए देखो कि मान लिया कि कोई एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, कैसा सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव
सर्किट अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब है प्योर रेजिस्टेंस होगा और वो किसी एक बैटरी के अंदर कनेक्ट होगा। बैटरी के अंदर बोले तो बैटरी से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और बैटरी का जो वोल्टेज है V वो होगा। अब इस रेजिस्टेंस का मान लिया R रेजिस्टेंस है, तो ये जो V वोल्टेज की बैटरी है वो इसके अंदर एक V पोटेंशियल जनरेट कर देगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो था ना, ठीक है। तो ये जो चार्ज यहां पहुंचा, I कह लो या Q कह लो, यहां पे कोई चार्ज Q पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज यहां पे पहुंचा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक शिफ्ट करने में, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यही तो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यही तो हमारा डेफिनेशन था, ठीक। तो यहां से जो वर्क आएगा इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, वो W इक्वल्स टू क्या? V इंटू Q आएगा, ठीक। और मान लिया ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंचने में T टाइम लेता है, मान लिया, ठीक है। तो ये जो VQ आया, पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। यही तो वर्क हुआ ना, इस चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, वो W इज इक्वल टू VQ हुआ। और पावर क्या होता है बेटा? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो पावर होता है। इसका मतलब पावर को अगर हम P से डिनोट करें तो P इज इक्वल टू W बाई T, ये पावर होगा। और W क्या है? W है इस केस में, अगर इस Q चार्ज को, Q क्या होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना। तो कितना चार्ज यूनिट टाइम इंटरवल में फ्लो किया सर्किट में, वही तो इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो I कह लो या Q कह लो, ये चार्ज मान लिया T टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा, तो जो वर्क डन हुआ इस चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचाने में, वो VQ हुआ। और पावर क्या हुआ? W बाई T। W क्या है? VQ बाई T, हाँ। और Q बाई T क्या है? Q बाई T क्या होता है? I, मतलब V इंटू I। यहां से सिंपली हमारा पावर क्या निकल के आ गया? V इंटू I, ये पावर आया, ठीक है। अब समझो कि इस रेजिस्टेंस R में अगर I अमाउंट की करंट T टाइम तक फ्लो कर रही है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट। तो हीट जो होती है, हीट वो होती है पावर इंटू टाइम। यहां से पावर क्या आया है? VI, तो दैट इज VI इंटू T। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हीट होगी वो होगी V इंटू I इंटू T। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इस रेजिस्टेंस में। हीट की यूनिट होती है बेटा जूल, इतने जूल की हीट इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक। हीट जो है वो H इज इक्वल टू VIT, ये आ चुकी है, ठीक है। और यूनिट होती है इसकी जूल्स, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक। अब यहाँ पे V की जगह पे अगर IR हम यहाँ पे पुट करें तो H इक्वल्स टू I इंटू R इंटू IT, I इंटू T। I इंटू I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। ये आ गया हमारा हीट डेसिपिएटेड, मतलब कितना हीट हुआ, कोई भी अप्लायंस कितना हीट हुआ, वो I स्क्वायर RT से आएगा। यूनिट क्या होगी? जूल्स, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है बेटा, I स्क्वायर RT, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये नहीं है, ये हीटिंग है, दिस इज ओनली हीटिंग, ठीक है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नहीं है। तो अगर एग्जाम में आ रहा है कि डिराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये हीटिंग के बाद तुम ओम्स लॉ यूज करोगे, यहां लिखोगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, यहां पे लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये डिराइव करके यहां तक पहुंचोगे, क्योंकि ये है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाता है, पूछ देता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। अगला ठीक है टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बेटा? देखो पावर हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। पावर होता है, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में ही हम लोगों ने डिफाइन किया था। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क तो हो नहीं रहा है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो ये सेम चीज हो जाएगी कंजम्पशन
ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी कोई भी इक्विपमेंट कंज्यूम कर रहा है वही तो उसकी पावर होगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये उसकी पावर है। जैसे 100 वाट का बल्ब 100 वाट का एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करेगा, तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी क्या कहलाएगी, पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हम लोग डिराइव कर चुके थे पिछले वाले केस में, यही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर भी आ जाएगा। अब देखो P इज इक्वल टू वी आई को हम कई तरीके से लिखते हैं, ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है पावर का, इसको हम कई तरीके से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर हम जानते हैं, V की जगह पे अगर हम आई आर लिख दें तो यही आई इंटू आर अगर लिखें तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी बन गया, ठीक है। अब देखो आई की जगह पे अगर हम V अपॉन आर लिखें, आई की जगह पे V अपॉन आर लिखो, यहां पे इसी फॉर्मूले में आई की जगह पे P इक्वल टू V और आई की जगह पे क्या रखना है, V अपॉन आर। तो V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, ये भी पावर का एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन फॉर्मूले, ये और ये तीनों याद रखना बेटा, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है बेटा वॉट, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट जो होती है, पावर यूनिट एसआई यूनिट है ये, ठीक है, वो वॉट होती है। लेकिन ये जो वॉट होता है ये बहुत छोटी यूनिट है, तो प्रैक्टिकल कंडीशन में हम वॉट ना यूज करके किलो वॉट यूज करते हैं, किलो वॉट, इसको लिखते हैं KW, ठीक है। तो बेटा 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000 वॉट के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। क्या ये चीज बोर्ड दिख रहा है ये कैमरे में, एक मिनट, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो बेटा 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000 वॉट होता है, तो ये तो पावर की यूनिट हो गई, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, जिसको हम लोग KWH कहते हैं, किलोवाट आवर, ठीक है। ये तो हमारी पावर हुई, कितना पावर कितने टाइम तक यूज हुआ, वही तो हमारी कॉमर्शियल एनर्जी होगी, उसको हम यूनिट कहते हैं KWH। 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ है, जिस मीटर के बिहाव पर हम मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, वो क्या रीड करता है कि आपके घर में कितने किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई पर मंथ, एक महीने में कितने किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम हुई, ये वो रीड करता है और उसी हिसाब से आपके मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो बेटा यहीं पे हम लोग साइड में समझ लेते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है। तो बेटा कॉमर्शियल एनर्जी जो होती है वो पावर इनटू टाइम होती है। तो पावर क्या है, किलोवाट में है, और टाइम किस में होगा, आवर्स में होगा। तो ये जो किलोवाट आवर है इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। तुमने सुना होगा ना कि इतने यूनिट की बिजली जल गई इस महीने, इतने यूनिट बत्ती जल गई, ठीक है। तो कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई उसके हिसाब से ही आपके घर का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो जो यूनिट होता है वो कुछ नहीं होता, वो किलोवाट आवर ही होता है, कितने किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किया, दैट इज योर कॉमर्शियल एनर्जी। और जितनी कॉमर्शियल एनर्जी आपने यूज की है उसके बिहाफ पर ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वीडियो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो बेटा पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 10th बोर्ड आपके लाइफ में एक ही बार आता है, ठीक। और ये जो 10th बोर्ड है ये आपके लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है, और ये जो एग्जाम है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम, पूरी लाइफ जब तक आप इस पृथ्वी पे अर्थ पे जिंदा हो तब तक आपकी जो 10th का रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जी जान से जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो और मेहनत से इस 10th के एग्जाम को क्लियर करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।